नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्लान है और इस साजिश की शुरुआत पटना से हो भी गई है। यह साजिश इतनी बड़ी है कि इसको अंजाम देने के लिए पीएफआई पूरे साजो सामान के साथ जुड़ा हुआ है। नए नए लड़कों का ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंक की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस साजिश के लिए पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश जैसे विदेशी मुल्कों से फंडिंग तक हो रही है। इस साजिश में झारखंड पुलिस का एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर और सिमी का एक पूर्व सदस्य शामिल है। पुलिस आतंक के इस मॉड्यूल को ध्वस्त करने में जुटी है। तो आतंकियों ने पटना को दहलाने की साजिश रची थी। राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में समुदाय विशेष के लोगों को आतंकी प्रशिक्षण देने का काम किया जा रहा था और इसके लिए दक्षिण भारत से 12 सदस्यीय टीम के पटना आने की जानकारी आईबी दिल्ली ने दी थी, जिसके बाद एनआईए, एटीएस और स्थानीय पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। आतंक की ट्रेनिंग देने का काम सिमी के पूर्व सदस्य और गांधी मैदान ब्लास्ट कांड के आरोपी के सगा भाई अतहर परवेज और झारखंड पुलिस का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जलालुद्दीन कर रहा था। इसके लिए उसे पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से और केरल जैसे राज्यों से फंडिंग तक मिल रही थी। यहां भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्लान चल रहा था। देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में पुलिस ने फुलवारी शरीफ से अब तक 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक का नाम मोहम्मद जलालुद्दीन है, जो झारखंड पुलिस का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है। इसी मकान और ये शख्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसी के मकान अहमद पैलेस से आतंकी गतिविधियां चलाई जा रही थी। मामले में जिस दूसरे संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम अतहर परवेज है, जो फुलवारी शरीफ के गुलिस्तान मोहल्ले का रहने वाला है और वो प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी का पूर्व सदस्य रह चुका है। वर्तमान में पीएफआई और एसटीपीआई का यह सक्रिय सदस्य है। अतहर परवेज ने ही गांधी मैदान के ब्लास्ट के आरोपियों को बेल दिलाया था। आतंक का फुलवारी मॉड्यूल धार्मिक कट्टरवाद के चेहरे को बेनकाब करता है। पुलिस के खुलासे पर एनआईए और आईबी नजर रखे हुए हैं। वहीं न्यूज 18 के पास पुलिस के एफआईआर की कॉपी भी है, जिसमें जिक्र किया गया है। ये वो एफआईआर की कॉपी जो न्यूज 18 के पास मौजूद है, जिसमें जिक्र है कि पीएम मोदी को निशाना बनाने की साजिश रची जा रही थी। एफआईआर में यह भी जिक्र किया गया है कि अभी 1 सप्ताह पहले ही फुलवारी शरीफ में ट्रेनिंग हुई, जिसमें दूसरे राज्यों से आतंकी फुलवारी शरीफ पहुंचे थे। और अब आपको वो संदिग्ध दिखाते हैं जिनके नाम आपको चौंका देंगे, क्योंकि कल तक वो आपके आसपास ही मौजूद थे। संदिग्ध आतंकी मोहम्मद जलालुद्दीन, वो अहमद पैलेस जो इसके नाम पर है, आरोप है कि यही आतंक की ट्रेनिंग दी जाती थी। मोहम्मद जलालुद्दीन ने पीएफआई के संदिग्ध आतंकी अतहर परवेज को आतंकी ट्रेनिंग के लिए मकान दे रखा था। जरा इन चेहरों को गौर से देख लीजिए और पहचान भी लीजिए। यहां वो भी मुस्लिम युवाओं को ट्रेनिंग देने का काम कर रहा था। और किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही थी, आपको यह परेशान भी करेगी और हैरान भी। फुलवारी शरीफ के नया टोला स्थित अहमद पैलेस के पास मौजूद है और यही वो अहमद पैलेस है जिसको लेकर पटना पुलिस ने तमाम दावे किए हैं। पटना पुलिस का दावा है कि इसी मकान में जो रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं झारखंड पुलिस के, उनका ये मकान बताया जा रहा है और इस मकान में कई जो राजनीतिक संगठन हैं उनके नाम पर एसडीएफआई का नाम आया है और इसी के नाम पर संगठन बनाकर मोहम्मद अतहर जो है वो सिमी का पूर्व सदस्य रहा है, उसने यहाँ पर देश विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश की है और उसका मकसद था कि 2047 तक बिहार को ही नहीं बल्कि पूरे भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। जो 2 समुदाय विशेष हैं उनके आपस में उनके विरुद्ध वैमनस्य पैदा करना है, देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देना है और इसी को लेकर मार्शल आर्ट की आड़ में न केवल केरल बल्कि वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु ऐसे जो राज्य हैं वहाँ के युवाओं को बुलाकर
उनको मार्शल आर्ट की आर्म में ट्रेनिंग दी जा रही थी और तमाम तरह की जो एक्टिविटीज़ थी, देश विरोधी गतिविधियां, उसमें इन्वॉल्व किया गया था। ये दावे पटना पुलिस ने किए हैं। हालांकि यहाँ के लोग इस दावे से इत्तेफाक नहीं रखते। इन लोगों का कहना है कि जो मोहम्मद जलालुद्दीन है, जो मकान मालिक हैं, उनकी साफ छवि रही है। हाँ, उन्होंने किराया जरूर मोहम्मद अतहर को दिया है, जिसके बारे में, जिसका इतिहास, जिसका बैकग्राउंड रहा है कि वह मोहम्मद सिमी का प्रतिबंधित संगठन जो है उससे रिलेटेड था और कई जो आतंकी हैं उसको उन्होंने बेल करवाया था। और हालांकि यहाँ पर चूक भी हुई है। बिहार की एजेंसियों की बात कर लें तो मोहम्मद अतहर यहाँ पर बतौर किराएदार कई महीनों से रह रहा था। इसकी जानकारी बिहार की एजेंसियों को नहीं थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे ठीक उसके एक दिन पहले, 12 जुलाई के एक दिन पहले, 11 जुलाई को पटना पुलिस ने इस मकान में छापेमारी की और मोहम्मद अतहर और मकान मालिक को गिरफ्तार किया। इन दोनों को जेल भेज दिया गया है। आज 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। उनसे भी कई दौर में पूछताछ हुई है, कई क्लू मिले हैं, उसके आधार पर आगे छापेमारी चल रही है। और इस पूरे मामले में बिहार में स्पेशल ब्रांच हो, NIA हो, पटना पुलिस हो या फिर बिहार पुलिस की दूसरी एजेंसियां हो, लगातार कार्रवाई और छापेमारी कर रही है। क्या कुछ निकल कर सामने आता है, इस पर नजरें लगातार टिकी हुई हैं और देखना होगा इस पूरे मामले का किस कदर आगे खुलासा होता है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए मैं आपको बता दें कि इस केस में अब तक क्या क्या हो चुका है। 12 जुलाई 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। PFI की देश विरोधी गतिविधियों का खुलासा। और 12 जुलाई वो तारीख 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हो जाते हैं। PFI और STPI का सदस्य अतहर परवेज भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। सिमी का पूर्व सदस्य है अतहर परवेज। इसी मामले में मोहम्मद जलालुद्दीन को भी गिरफ्तार किया गया और यह शख्स झारखंड पुलिस का रिटायर्ड SI है। अब जलालुद्दीन का काम क्या था? यह मुस्लिम युवाओं को आतंक की ट्रेनिंग दे रहा था। जलालुद्दीन के घर आतंक की ट्रेनिंग होती थी। घर का इस्तेमाल भी जलालुद्दीन का किया जा रहा था और संदिग्ध आतंकी अतहर परवेज ट्रेनिंग में शामिल था। 13 जुलाई को एक और संदिग्ध गिरफ्तार किया जाता है। इन संदिग्धों पर दंगा भड़काने की साजिश का आरोप है। साउथ से 12 लोगों के बिहार आने की जानकारी मिलती है और दिल्ली IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट पर NIA ATS की कार्रवाई होती है। 13 जुलाई पुलिस की FIR की कॉपी न्यूज़ 18 के पास मौजूद है, जिसमें FIR में 6 और 7 जुलाई का जिक्र किया गया है, जिसमें बैठक हुई। और ऐसे में एक एक कड़ियां अब जुड़नी शुरू हो चुकी हैं। पटना के फुलवारी शरीफ थाना इलाके से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज के तार कहां से जुड़े हैं, इसकी पूरी पड़ताल बिहार पुलिस इस वक्त कर रही है। ADG पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि मामले की हाई लेवल जांच की जा रही है और बिहार IB और पटना पुलिस के साथ ATS की टीम भी अपने अपने स्तर से इस मामले के अनुसंधान में जुट गई है। फिलहाल इन दोनों को IPC की विभिन्न धाराओं में कार्रवाई इनके ऊपर की जा रही है, जिसमें देश विरोधी गतिविधियां शामिल हैं और वो तमाम धाराएं इनके ऊपर लगाई गई हैं। ADG पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार ने। पटना पुलिस के द्वारा शहरी क्षेत्र में फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र है, उस थाना क्षेत्र के एरिया में एक कार्यालय चल रहा था। वहाँ पर कुछ देश विरोधी गतिविधि और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर कार्रवाई की गई, तलाशी ली गई है। वहाँ से कुछ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस, कुछ PFI और उससे संबंधित अन्य संगठनों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिले हैं। 2 मोबाइल फ़ोन भी बरामद होने की सूचना है, उसकी भी जांच कराई जा रही है। जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, इस कांड का अनुसंधान बड़ी स्तर पर मॉनिटर किया जा रहा है। शीघ्र ही इस मामले में और भी कार्रवाई की जाएगी तो पूरे मामले का खुलासा एक बार में हो पाएगा। अभी जो मामला प्रतीत होता है वो संगठन से जो गतिविधियां हैं और उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो देश विरोधी और 2 कम्युनिटी के बीच में
वैमनस फैलाने से संबंधित प्रतीत होता है। उसकी गहन छानबीन की जा रही है, कांड दैनकी में साक्ष्य लाया जाएगा और अल्टीमेटली ये न्यायालय के समक्ष उपस्थापित किया। मोहम्मद जलाउद्दीन जो है वो झारखंड में एसआई के तौर पर सेवारत रहा, रिटायर किया। क्या झारखंड से भी इसकी डिटेल रिपोर्ट ली जाएगी? झारखंड पुलिस से भी इसके बारे में संदर्भ में जानकारी लिया जाएगा कि कहीं जो हिंदी पारा का इलाका रहा है वहाँ भी ये इस तरह से न्यूसेंस नहीं फैलाया या आतंकी को तैयार तो नहीं किया है? इस तरह की छानबीन बिहार पुलिस करेगी? जो हमारे पटना पुलिस के अलावा जो बाकी संगठन हैं मुख्यालय स्तर पर, जिसमें विशेष शाखा, एटीएस और बाकी हमारी जो इकाइयां हैं, वो सभी पटना पुलिस से टच में हैं। जो भी सूचनाएं मिलेंगी उसको हम लोग बाकी स्टेट से जहां भी ज़रूरत होगी वहां शेयर भी करेंगे और पुलिस के अनुसंधान के क्रम में जो भी हम लोगों को सत्यापन करना है वो सत्यापन भी हम लोग शीघ्र करेंगे ताकि पूरे मामले का खुलासा भी हो जाए और सही तथ्यों को, साक्ष्यों को हम लोग सामने ला सकें। अतर प्रवेश के बारे में बताया जा रहा है कि सेमी का पुराना सदस्य रहा है, सेमी के जितने भी पुराने लोग थे सबको एकजुट कर रहा था और ट्रेनिंग भी जो है वो जलाउद्दीन के द्वारा दी गई है। क्या ये सत्यापित हो चुका है ये पूरी तरह से कि सेमी का वो सदस्य है और सेमी के लोगों को वो इकट्ठा कर रहा था देश में या राज्य में जो है विध्वंस फैलाने के लिए? देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा उसकी अधिकृत जानकारी और उसकी तथ्यात्मक पुष्टि अभी तक नहीं है, लेकिन सभी पहलुओं पर पुलिस के द्वारा विशेष टीम बना के कार्रवाई की जा रही है। तो पटना में आतंकी गतिविधियों को लेकर हुई गिरफ्तारी पर मंत्री मदन सहनी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बड़ी घटना को अंजाम देने के पहले ये गिरफ्तारी कर ली गई है और इसके लिए जांच एजेंसियों की सराहना की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन को सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं इस पर बीजेपी नेता गोपाल नारायण सिंह ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति की वजह से ऐसे लोगों को संरक्षण मिला हुआ है। जो पकड़े गए हैं आतंकी, उसके बारे में तो ज़्यादा हम लोग को जानकारी नहीं है, लेकिन जो समाचार के माध्यम से जानकारी मिली है तो उनका गतिविधि तो जरूर संदिग्ध था और लंबे समय से रह रहे थे, तो इसमें जरूर जो है प्रशासनिक दृष्टिकोण से सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्लानिंग इनकी बहुत पहले से है और पूरे देश में क्षेत्रीय पार्टियां जहां जहां हैं उनके सॉफ्ट एरिया बन जाते हैं और वोट की राजनीति जो इनकी कमज़ोर कड़ी है उसको उन्होंने देखा है। और बिहार में ये घटनाएं आज ही नहीं है, इसके पहले नुसरत का देखिए, फिर ये टारगेट नेपाल भागने वाला रूट देखिए, जितने आतंकवादी थे सब बिहार होके जाते थे। आज भी किशनगंज कटिहार में जो बांग्लादेशी भाग के आ रहे हैं वो हो रहा है। और बड़ी खबर इस वक्त लखीसराय से आ रही है, जहां एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी। एसटीएफ ने नक्सल प्रभावित कजरा के पहाड़ी इलाकों में सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। सुरक्षा बलों को वहां से वॉकी टॉकी बरामद हुआ है। यह तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपके टीवी स्क्रीन पर पुलिस की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से मिली कामयाबी के बाद इन तमाम चीजों की बरामदगी की गई है। कई ड्रिल मशीनें यहां से जब्त हुई हैं। वहीं सुरक्षा बलों को देखकर नक्सली जंगल में भाग निकले। एएसपी अभियान ने बताया कि बिहार एसटीएफ को सूचना मिली थी कि नक्सली संगठन का जोनल कमांडर कजरा इलाके में मौजूद है। सुरक्षा बलों ने इस जानकारी के बाद तुरंत कार्रवाई की। फिलहाल सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। मुंगेर एसटीएफ की टीम और लखीसराय जिला के एसटीएफ की टीम को मिला करके एक विशेष टीम का गठन किया और उसके बाद ऑपरेशन कल रात से ही चालू किया गया, जिसके अंतर्गत सर्च के दौरान बरमसिया गांव के 3 किलोमीटर उत्तर में कुरवा पहाड़ है, जहां पर कुछ आशंका हुई, जिसके आधार पर जब सर्च किया गया उसको बढ़िया से, तो ये सब सामानों की उपलब्धि हुई। और दुखद खबर, बिहार के पूर्व मंत्री रमई राम का निधन हो गया है। पटना के मेदांता में 2 दिनों से वो भर्ती थे। लालू और नीतीश सरकार में मंत्री रह चुके थे। वो जहां से कई बार विधायक चुने गए। 10 जुलाई को उन्हें स्वास्थ्य में दिक्कत की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया। 81 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। तो मेदांता अस्पताल में निधन हो गया है पूर्व मंत्री रमई राम का। वहीं रमई राम के निधन से उनके मुजफ्फरपुर स्थित आवास पर सन्नाटा पसर गया। पड़ोस और परिजन यहां पर मौजूद हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रियांक सौरभ।
बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां पूर्व मंत्री रमई राम का निधन हो गया है और इस वक्त अभी हम उनके आवास मुजफ्फरपुर के बोछा स्थित उनके आवास पर हैं। रमई राम जो कि बोछा से 9 बार विधायक रह चुके हैं, नीतीश सरकार और लालू सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से वो लंबे समय तक विधायक रहे हैं तो वह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। रमई राम का निधन आज हो गया है। 81 वर्षीय रमई राम जो बीते कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, बीते दिनों उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। उसके बाद उन्हें मेदांता अस्पताल पटना भर्ती कराया गया था, जहां उन्हें हार्ट की समस्या बताई गई थी, साथ ही साथ अस्थमा की भी समस्या बताई गई थी। उसके बाद पेसमेकर लगाया गया, लेकिन फिर से 2 दिन बाद तबीयत बिगड़ी और आज उनका निधन हो गया है। उनके आवास पर अभी हम हैं, तमाम जो परिवार के लोग हैं, उनकी बेटी डॉक्टर गीता कुमारी वह भी अभी पटना में ही है, अपने पिता के साथ अस्पताल में थी और अभी हम उनके घर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से रमई राम जो हैं पूर्व मंत्री थे, उनके आवास पर सन्नाटा पसरा हुआ है, घर में ताला लगा हुआ है। हालांकि उनके पड़ोस के लोग यहां पर जरूर हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, उनके भतीजे हैं। क्या कहेंगे, रमई राम जी अब नहीं रहे? शिव के भक्त थे, के भक्त थे, समाज के लेके चले, पूरे बिहार के लेकर के चले। चाचा थे, गुजर गए। आपके चाचा थे जी, लंबे समय तक विधायक रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी क्षति जो है वह समाज को, मुजफ्फरपुर को हुई है जी। भावुक हैं। इनके चाचा जी थे रमई राम जो मंत्री रहे थे और उनके देख सकते हैं जो पड़ोसी लोग हैं वो सब रो रहे हैं। क्या कहेंगे, रमई जी नहीं रहे? पूरे तमाम लोग जो हैं वह रोने लगे। हालांकि यह तस्वीर बहुत ही मार्मिक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर ही नहीं पूरे बिहार को एक बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि रमई राम दलित चेहरा के रूप में एक बहुत बड़े नेता के रूप में जाने जाते थे और मुजफ्फरपुर के बोछा से 9 बार विधायक रह चुके हैं और हाल ही में उनकी बेटी जो है बोछा उपचुनाव में उनकी बेटी जो है वह मैदान में थी। लेकिन इस बार अब 2 दिन पहले उनकी तबीयत खराब हुई और उनका निधन हो गया है। अभी फिलहाल उनका शव जो है वह विधानसभा लेकर जाया जाएगा, उसके बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। कोरोना के केसेस में आज एक बड़ा उछाल देखने को मिला है। बीते 24 घंटे की बात करें तो देश में कोरोना के 20,000 से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं। इसके साथ ही साथ 38 लोगों की कोविड की वजह से जान भी चली गई है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक भारत में कोविड के आज 20,139 नए मामले दर्ज किए गए हैं। यह आंकड़ा डराने वाला है, सावधान करने वाला है, क्योंकि इससे पहले बुधवार की अगर हम बात करें तो 16,906 मामले सामने आए थे और ठीक 24 घंटे के बाद आज 20,000 के आंकड़े को भी पार कर गया कोरोना का यह मामला। मतलब आज कल के मुकाबले 3,233 कोविड केसेस ज्यादा सामने आए हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें। के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 20,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं और वहीं एक्टिव केसेस की संख्या 1,36,000 हो गई है और बढ़ते केसेस ने सबकी चिंता बढ़ा दी है। जो लोग हैं वो भी परेशान हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग, एक्सपर्ट्स, डॉक्टर, सबकी चिंता बढ़ गई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अभी भी सतर्क नहीं है। लोग जो हैं वो गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और लगातार जैसे कोविड के नए वेरिएंट सामने आए हैं तब से केसेस में लगातार इजाफा देखा जा रहा है और जो मौतों का आंकड़ा है वो भी बढ़ रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं और ये चिंता सबके लिए बनी हुई है। तो जैसे जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं सबके मन में एक सवाल आ रहा है, कहीं हम चौथी लहर की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं और लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि वो सतर्क हो जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग लापरवाह हो गए हैं। डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की तरफ से लगातार ये जोर दिया जा रहा है कि वैक्सीनेशन हो, टेस्ट हो, लेकिन लोग जो हैं वो इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं और वक्त आ गया है कि लोगों को कॉशियस होना पड़ेगा और बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अब कोविड के जो ये रूप हैं कहीं ना कहीं सबको चिंता में डाल रहे हैं। कैमरामैन सोनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।